नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मत शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास, उसमें हम जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आदिकाल से और हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें हम आदिकाल से प्रश्नोत्तरों को देख रहे हैं। तो आदिकाल आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के उपस्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न है, आदिकाल या वीर गाथा काल की विशेषताएं और प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषता कह दो या प्रवृत्तियां कह दो, दोनों ही तरफ से आपको प्रश्न आ सकता है। आदिकाल या वीर गाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए या फिर विशेषता, तो दोनों ही मैंने लिख दी है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। विशेषताएं पूछ लो या प्रवृत्तियाँ पूछ लो, एक ही बात है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम पहले भूमिका के रूप में देख लेते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। और वीर गाथा काल आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, जो कि इन्होंने जो 12 ग्रंथ है, जो राष्ट्र साहित्य के जो वीर गाथात्मक जो ग्रंथ है, उनका उन्होंने प्रमाण दे करके और इस काल को वीर गाथा काल कहा था। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नामकरण है वीर गाथा काल। आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। और यह काल अनेक विरोधी तथ्यों से भरा है। ध्यान रखना, यह काल अनेक विरोधी तथ्यों से भरा है और विरोधात्मक स्थितियां इसमें बनी हुई है। विद्वान भी इस पर एक मत नहीं है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस कारण से आदिकाल को, इसीलिए आदिकाल को व्याघातों से पूर्ण बताया। ध्यान रखना, व्याघातों से यानी बहुत सारे विरोधी बातों से परिपूर्ण बताया है। कौन सा काल? आदिकाल। तो प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत है कि आदिकाल व्याघातों से परिपूर्ण काल है। फिर भी इस काल में जो भी साहित्य अर्थात काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं से परिपूर्ण है, वो यहाँ फिर भी ये जो काल है वो अनेक प्रकार की साहित्य या काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों और विशेषताओं से क्या है? परिपूर्ण है। जो साहित्य लिखा गया है उसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं और यहाँ आदिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों और विशेषताओं पर प्रकाश डाला जा रहा है। तो आज हम देखते हैं आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ और विशेषताएं क्या है। तो हम ये तो हो गई भूमिका के रूप में। अब आपको पहली विशेषता देखो, युद्धों का चित्रोपम वर्णन। यानी आदिकाल के जो कवि थे और उन्होंने युद्धों का चित्र की भांति वर्णन कर दिया है। तो देखिए, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इस विषय में कहा है कि आदिकाल के काव्य में उपलब्ध युद्ध वर्णनों की प्रशंसा की है। यानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने आदिकाल के समय जो युद्ध वर्णन हुए हैं उनको बड़े, जो आदिकाल के काव्य में उपलब्ध युद्ध वर्णनों की क्या किया, इन्होंने प्रशंसा की है। क्योंकि युद्ध वर्णन इस प्रकार से किए गए हैं कि ऐसा लगता है जैसे सजीव है। तो इस प्रकार से ये वर्णन है। देखिए, आदिकालीन कवि प्राय चारण होते थे। अधिकतर जो आश्रय दरबार, राजा महाराजा के दरबार में आश्रित थे, आश्रय में रहते थे और वे अपने आश्रयदाता के साथ में जो चारण कवि होते थे वो अपने आश्रयदाता के साथ कहाँ जाते थे? रण क्षेत्र में भी जाते थे। यानी युद्ध करने के लिए कवि भी जाते थे। कवियों का काम था, राजा जब निरुत्साहित होता था तो उनको वीरता के भाव से परिपूर्ण कविता सुना करके, उनको ऐसे पद सुना करके उनको फिर से उनको युद्ध के लिए तत्पर करते थे। साथ ही साथ युद्ध का सजीव वर्णन अपने काव्य रचनाओं में करते थे। तो इसीलिए चारण कवियों के युद्ध वर्णन सजीव लगते हैं, यानी एकदम जीते जागते लगते हैं, क्योंकि वो स्वयं युद्ध में जाते थे और युद्ध का वर्णन वो अपनी आंखों देखा हाल है वो लिखते थे। तो इसलिए उनका जो वर्णन है वो सजीव लगता था। अगली बात देखो, कौन से कवि थे? ये चारण कवि थे। उनके काव्य में घोड़ों की टाप है, हाथियों की चिंगाड़ है, वीरों का सिंहनाद है, तलवार की झंझनाहट है, अनेक शब्द चित्र मिलते हैं। यानी ये जो चारण कवि है इन्होंने युद्धों का जो वर्णन किया है, उन युद्ध वर्णन में चाहे वो घोड़ों की टाप की आवाज़ हम कह सकते हैं, हाथियों की चिंगाड़ने की आवाज़, तलवार की झंझनाहट, वीरों का सिंहनाद, वो सब कुछ उन्होंने अपने काव्य पदों में, काव्य रचनाओं में स्थान दिया है। तो इस प्रकार से वो एक तरह से शब्द चित्र है वो खींचते हैं, शब्द का एक रेखा यहाँ पर जो खींची जाती है। तो इस प्रकार से ऐसा लगता है सजीव वर्णन चल रहा है। तो ये आपको समझ में आ गई, पहली विशेषता है आदिकाल की युद्ध का चित्रोपम वर्णन, यानी चित्र की भांति वर्णन। अगली विशेषता देखो, वीर तथा श्रृंगार रस का समन्वय।
देखिए आदिकाल में दूसरी विशेषता है वीर तथा श्रृंगार रस का समन्वय, यानी इस काल के जो काव्य रचना लिखी गई वो प्यारे विद्यार्थियों अधिकतर वीर रस से परिपूर्ण थी और श्रृंगार रस से परिपूर्ण थी। दोनों रसों का ज़्यादा प्रयोग किया गया, बाकी 9 रसों की अपेक्षा वीर रस और श्रृंगार रस का ज़्यादा प्रयोग मिलता है, समन्वय मिलता है। देखो किस प्रकार से, तो आदिकालीन काव्य में वीर रस के साथ श्रृंगार का भी सुंदर निरूपण मिलता है। ध्यान रखना, आदिकालीन जो काव्य थे, रचनाएं थी, उनमें वीर रस के साथ श्रृंगार रस का भी सुंदर चित्रण मिलता है, निरूपण मिलता है। अधिकतर युद्ध किसी न किसी अधिकतर युद्ध, यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा लिखने में त्रुटि हुई है, अधिकतर युद्ध किसी न किसी सुंदर स्त्री को लेकर ही लड़े गए थे। ध्यान रखना, अधिकतर जो युद्ध थे वो किसी न किसी सुंदर स्त्री को लेकर के ही लड़े गए थे। स्त्री ही युद्ध का अधिकतर कारण होती थी और राजा महाराजों में प्रतिस्पर्धा का विषय भी था, महत्वाकांक्षा भी थी, और वो अधिकतर युद्ध किसी न किसी सुंदर स्त्री को लेकर लड़े गए। अतः उद्दीपन रूप में श्रृंगार का मनोहर चित्रण इस काव्यधारा में हुआ, यानी उद्दीप्त रूप में अगर बात करें तो श्रृंगार रस का बड़ा मनोहर चित्रण इस काव्यधारा में, यानी आदिकाल की काव्यधारा में हुआ। उद्दीपन रूप में श्रृंगार का बड़ा मनोहर वर्णन है वो मिलता है। उस समय राजपूत जाति युद्ध को अपना परम धर्म मानती थी या समझती थी। उस समय के जो राजपूत जाति थी वो अपना परम धर्म समझती थी। किसको? युद्ध को। युद्ध करना ही उनका क्या था? धर्म था। अतः उस समय ये प्रचलित था कि देखो, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार, यानी 12 बरस लोग कुकर जीवे अरु 13 जीवे सियार और बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये जो काव्य पंक्तियां हैं ये इस बात का जो प्रमाण है कि यहाँ पर 18 बरस होते ही 18 बरस ही क्षत्रियों की आयु निर्धारित की जाती है कि 18 बरस होने का मतलब अगर क्षत्रिय फिर आगे जीवित रहता है तो फिर जीवन का धिक्कार है। अर्थात कहने का मतलब है क्षत्रिय को युद्ध करना आवश्यक है। तो युद्ध उस समय बहुत जरूरी था। तो 18 बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। प्राचीन काल के काव्य में प्यारे विद्यार्थियों, साहित्य में प्राचीन काल में यानी आदिकाल के साहित्य में श्रृंगार की जो प्रवृत्ति मिलती है उसके विषय में डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी क्या कथन कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर जी एक आलोचक है, वो क्या कह रहे हैं कि वीरों को युद्ध के उपरांत विश्राम काल में मन बहलाने के लिए प्रेम की आवश्यकता होती है। जब श्याम सुंदर दास जी कह रहे हैं कि जब वीर है वो युद्ध करने के बाद में जब विश्राम करते थे तो उस समय उनको मन बहलाने के लिए प्रेम की आवश्यकता होती थी, और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो क्या करते थे? काव्य पढ़ते थे। काव्य में भी रसराज श्रृंगार के बिना काम नहीं चलता था। ये कवि लोग उनको फिर प्रेम की कविता उनको सुनाते थे, श्रृंगार का भाव से ओतप्रोत उनकी कविताएं होती थी। तो उनके काव्य में रसराज, क्योंकि श्रृंगार को रसों का राजा कहा जाता है, तो रसराज श्रृंगार के बिना काम नहीं चलता, इसीलिए मन बहलाने के लिए प्रेम की कविताएं उनको सुनाते थे, जिससे राजा महाराजा की जो युद्ध की थकान है वो दूर हो जाती थी। इस प्रकार से वो राजा महाराजा मनोरंजन के रूप में काव्य सुना करते थे। इस कारण वीर गाथाओं में श्रृंगार रस कभी कभी वीर रस का सहकारी बनता था और कभी उसका उत्पादक बन करके आया है। देखिए, इस कारण से वीर गाथाओं में जो वीरता से ओतप्रोत जो गाथाएं हैं राजा महाराजाओं की, उनमें श्रृंगार रस कभी कभी वीर रस का क्या बन जाता है? साथी, सहकारी, अर्थात उसका साथ देने वाला बन जाता है, और कभी कभी उसका उत्पादक भी बन करके, यानी श्रृंगार रस भी जो वीर रस की भांति जो परिवर्तित हो गया। कैसे? वो राजा महाराजा किसी सुंदर स्त्री को देख करके तो पहले श्रृंगार हुआ और उसके बाद में उसके लिए लड़ाई करना वो वीरता हो गई, तो वीर रस का भाव। तो श्रृंगार कभी कभी वीर रस का उत्पादक भी बन जाता था, कभी कभी वीर रस और श्रृंगार रस दोनों एक साथ सहकार भी होता था। तो इस प्रकार से दोनों ही रूप में श्रृंगार रस की आवश्यकता होती थी, या इस प्रकार से श्रृंगार रस वो काम में लिया जाता था। इस तरह से आदिकालीन जो वीर गाथात्मक काव्यों में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, वीर और श्रृंगार रस का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आदिकालीन जो काव्य हैं उसमें श्रृंगार रस भी है वीर गाथात्मक काव्यों में, प्लस इसके अंदर प्यारे विद्यार्थियों वीर रस भी है, वीर और श्रृंगार का मेल जोल है, समन्वय। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। आज हम केवल ये 2 ही विशेषताओं को ले रहे हैं, बाकी विशेषताओं को लेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आज हम केवल आप इसकी भूमिका को तैयार करेंगे
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आदिकाल काव्य की विशेषताओं में। तो पहली विशेषता युद्धों का चित्रोपम वर्णन, दूसरी विशेषता होगी वीर तथा श्रृंगार रस का समन्वय। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे इसी प्रश्न के आगे के भाग को लेकर, आदिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां विशेषताओं को लेकर। आज हमने केवल 2 विशेषताओं को देखी है, जो है युद्धों का चित्रोपम वर्णन और श्रृंगार तथा वीर तथा श्रृंगार रस का समन्वय। तो इन दोनों विशेषताओं को ठीक प्रकार से आप पढ़ें, समझें और इनको नोट्स बना करके इनको याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।